चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, आपने प्रैक्टिस किया उस डेरिवेशन को। जितना भी फॉर्मूला आपके सामने था वो सारे फॉर्मूलों की प्रैक्टिस किया आप लोगों ने। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो आपने पढ़ा प्रेशर का फॉर्मूला। क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, इसे ही आप कहते थे थ्रस्ट। ठीक है, नॉर्मल फोर्स या तो परपेंडिकुलर फोर्स। ओके, ये तो जनरल फॉर्मूला था। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, बहुत ही जनरल फॉर्मूला था। उसके बाद जो काम के फॉर्मूले है वो ये है। यहां से आपको चीजों को याद रखना है। तो प्रेशर को हमने डिराइव किया था, हमारा फॉर्मूला आया था एच रो जी, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। ये बेसिक आपको आना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो उस लिक्विड कॉलम का क्या रहेगा बच्चों? हाइट रहेगा। उस लिक्विड कॉलम का क्या रहेगा? हाइट रहेगा, वेदर इट इज सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल और एनी अदर शेप। किसी भी शेप में रह सकता है। कल तो हमने सिलेंड्रिकल शेप देखा था, बट एग्जाम में कोई भी शेप रह सकता है। ठीक है, और ये रो क्या है? ये रो डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी है सर? ये रो लिक्विड की डेंसिटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लैग कर, क्या लैग कर रहा है? वॉइस? ओके, वॉइस ना, ठीक है, एक सेकेंड ना। अभी आ रही है वॉइस क्लियर? अब क्लियर है? अभी वॉइस क्लियर है सभी को? ओके, ठीक। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम आगे। ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम? प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम ये होता है। और थर्ड फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपने प्रेशर का डिफरेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रेशर का डिफरेंस। और हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था वो कुछ इस तरीके से था, P इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो ये जो निकल के आया था ये एब्सोल्यूट प्रेशर था। ये क्या था बच्चों? एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये याद रखिएगा, आपने जो डेरिवेशन पढ़ा है वो था एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है ना? ये क्या था? एब्सोल्यूट प्रेशर का डेरिवेशन। इसमें पी नॉट क्या है? कोई बता सकता है पी नॉट क्या है? तो पी नॉट हमेशा आउटसाइड प्रेशर होता है या तो एयर का प्रेशर होता है। तो इसे मैं कहूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या तो एयर का प्रेशर, जो बाहरी दबाव रहता है, जो बाहरी प्रेशर रहता है उसे हम ये कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक वैल्यू होती है 1 एटीएम के बराबर। कितनी होती है बच्चों? 1 एटीएम के बराबर। तो 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? 1.015 इंटू 10⁵। मैं जानबूझ के यहाँ 5 लिखता हूँ, होता 3 है, मैं लिखता 5 हूँ। क्यों लिखता हूँ? क्योंकि ये पावर ध्यान में रहे। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास, ये चीजें आनी चाहिए। आपको लगता है कि आपको आए तो आप इसको फॉर्मूले की लिस्ट में लिख लो, फॉर्मूले की लिस्ट में लिख लो, जरूरी है इसीलिए बोलता हूँ। डन। बाकी सब तो पता है, एच बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, रो बी द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड एंड स्मॉल जी बी द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो एच रो जी है मैं इसे भी ऐसा पॉइंट आउट कर देता हूँ कि एच रो जी आपका ये हो गया। डन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पिछले लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था उसमें कोई दिक्कत या तो प्रॉब्लम है किसी को?
क्लियर हो गया? सारी बातें समझ में आ गई कैसे निकाला जाता है प्रेशर? ओके, ठीक है। तो इसको मैं आगे जाके जब सॉल्व करूँगा तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि सर एक्सेस प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो एच रो जी आता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। बस इतनी सी ही बात थी जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है? तो P माइनस पी नॉट क्या होता है? एच जी। वन मोर टाइम, P माइनस पी नॉट क्या होता है? एच रो जी। तो ये सारा रिवीजन था आपका प्रीवियस लेक्चर का जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आपके स्क्रीन पे सारी डिटेल रखी है हमने, थ्योरेटिकल डिटेल कह सकते हैं आप इससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है? तो देखिए स्क्रीन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? गैसियस इनवेलप, आपको पता है ना अर्थ के चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर को हम क्या कहते हैं? गैसियस इनवेलप। तो अर्थ के चारों तरफ क्या है? गैसियस इनवेलप है। तो इसी इनवेलप को हम क्या कहते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो अर्थ के चारों तरफ जितनी भी गैसेस हैं उन गैसेस को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। चलिए अब वॉइस लैग कर रहा है क्या? आप बोलो बिना, अभी कर रहा है लैग वॉइस? ठीक है, तो विदाउट हेडफोन अगर सब क्लियर है तो बिना हेडफोन के ही करते हैं ट्राई। ओके, चलिए देखिए। तो क्या कहा मैंने आपको? बस इतना कि जो एटमॉस्फेयर होता है अर्थ के चारों तरफ उसमें क्या होती है? काफी सारी गैसेस होती हैं। तो इसी गैसियस इनवेलप को हम क्या कहते हैं? अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर समझ गया सबसे पहले। और जो प्रेशर होता है उस एटमॉस्फेयर के थ्रू, ठीक है, जो प्रेशर होता है उस एटमॉस्फेयर के थ्रू, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसी प्रेशर को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जो ये एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और इसकी वैल्यू जो भी दी गई है वो आपको लर्न रखना है। तो इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट सी लेवल नियरली इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि 5 याद रखो ताकि आपको पावर याद रहे। तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है? याद रहेगा सबको 5 ऐसा ध्यान में रखने के लिए। चलिए, तो ये हो गया पास्कल और ये हो गया आपका वैल्यू, यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अदर प्रैक्टिकल यूनिट फॉर प्रेशर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है बार, एक होता है टॉर और एक होता है एमएम ऑफ एच, ठीक है, मर्क्यूरी का। एमएम विद द हाइट एंड एच विद द मर्क्यूरी, उसकी डेंसिटी हम लेते हैं 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो 1 एटीएम कितना होता है? याद करना चाहिए हमें 1.015 या तो 3, जो आपको लगे वो बेटर लो। उसके बाद इसी का मतलब होता है 1.01 बार, 1.01 बार, ठीक है, डन। और इसी का मतलब होता है 760 टॉर, 760 टॉर। ओके, फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि जितने भी वैल्यूज हैं इनका कांस्टेंट याद करके रखिए। क्या कांस्टेंट होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 टेंस टू पावर 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाकी के यूनिट ये रहे। 1 एटीएम का ही मतलब होता है 1.01 बार और 1.01 टेंस टू पावर 5 पास्कल, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा ध्यान में रख सकते हैं। और 760 टॉर्क के बराबर। तो ये आपको नहीं आएगा, इतना तो अभी तक आया ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही आता है कि 1 एटीएम की वैल्यू आपको याद रहे, इतना सफिशिएंट है। मैं जानबूझ के 5 लिखता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 रहता है। मैं पावर को ध्यान में रखवाने के लिए लिखता हूँ। ये हो गया आपका। तो यही याद रखो, यही तो काम का है। बाकी ये सब केमिस्ट्री में आपको एक्स्ट्रा के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री में काम आ जाए। ओके, तो क्या बोल रहे थे हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कहाँ मैक्सिमम होगा? तो सर एटमॉस्फेरिक मैक्स, अब एटमॉस्फेयर है तो कहाँ, सरफेस पे ही मैक्सिमम होगा ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट द सरफेस। लेकिन ये क्या होता है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? प्रेशर सर कम होता है। इसका मतलब एल्टीट्यूड के बढ़ने पर, एल्टीट्यूड के बढ़ने पर
प्रेशर कम होता है। जैसे ये अपनी अर्थ है, अर्थ में क्या होती है, एटमॉस्फेयर होती है, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर होती है आपकी ट्रोपोस्फियर की, ट्रोपोस्फियर, उसके बाद क्या होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। और यहाँ पे आपकी होती है ओजोन लेयर, ठीक है, यहाँ पे होती है ओजोन लेयर। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद क्या होता है, मेजो, उसके बाद मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, ठीक है। तो ये सारा आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो जैसे जैसे आप लेयर बाय लेयर ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यानी बोलने का मतलब एल्टीट्यूड इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। जैसे जैसे आप अर्थ एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं, तो अर्थ सरफेस से अगर आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम। यानी बोलने का मतलब प्रेशर सरफेस में ज्यादा होता है, प्रेशर सरफेस में, अर्थ के सरफेस में ज्यादा होता है। क्लियर होगी बात। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपके लिए काम आएगा एग्जाम में एज अ एमसीक्यू। ओके, चलिए देखते हैं। तो कल आपने यही पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, ये क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया आपका, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये हाइट ऑफ दैट कॉलम, जो भी कॉलम हो जाएगा, और ये प्रेशर इन दैट लिक्विड, ठीक है। जो भी लिक्विड के अंदर का प्रेशर होगा, जिसको हम बोल देंगे लिक्विड प्रेशर या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हियर पी नॉट इज अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन फॉर अ पॉइंट एट अ डेप्थ, ठीक है। डेप्थ कहां से मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे सरफेस से नीचे तक, या फिर जो पॉइंट में आपको मेजर करना है वहां से लेकर आपके ऑफ द लिक्विड, ऑफ डेंसिटी रो, लिक्विड की डेंसिटी रो है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, पी। सो इसको हम डिराइव करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका P इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। वन मोर टाइम, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट एच रो जी। अब ये आपको तो याद रखना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको ये याद रखना ही है। यही आपका एब्सोल्यूट प्रेशर भी है, यही आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी है। तो बेटर है ना, याद ही कर लो। लेकिन एक और चीज, आपको गॉज प्रेशर होता है या फिर गेज प्रेशर होता है। तो अगर मैं पी को इधर ला लूं, पी नॉट कर दूं, ठीक है, पी को, पी नॉट को इधर ला लिया मैंने तो माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, एच रो जी। इसी को गेज प्रेशर बोलते हैं, गेज या तो गॉज, जो भी आपको सही प्रोनाउंसिएशन लगता है आप वो यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ गेज प्रेशर। स्क्रू गेज वगैरह सुना है ना आपने, तो उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। स्क्रू गेज वगैरह सुना है तो इसको मैं गेज बोलता हूँ, ठीक है। चलिए, गेज प्रेशर क्लियर हो गया सबको। ये बहुत बड़ा टॉपिक है क्या गेज प्रेशर, नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो आप चीजों को नोट करके रखेंगे, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारी नोट्स है, थेरी नोट्स है। एग्जाम में एक एक मार्क के क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं, सिर्फ एक मार्क के क्वेश्चन, ज्यादा डिटेल आता नहीं है। तो आपके न्यूमेरिकल अगर आपको मैं बताऊं, तो उस न्यूमेरिकल में आपको ये सारी चीजें पता चलनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ऐसे वर्ड आने वाले हैं आपको, तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, आप मुझे बताइए लिक्विड का जो प्रेशर होता है किस पे डिपेंड करता है। तो आप कहेंगे सर P इक्वल टू एच रो जी होता है। पहली बात तो ये क्लियर होगी, P इक्वल टू क्या होता है, एच रो जी। तो ये प्रेशर किस पे डिपेंड करता है सर, हाइट पे, कितना हाइट है। फिर प्रेशर डिपेंड करता है सर उस डेंसिटी पे, कि वो मर्क्यूरी है कि वाटर है कि केरोसिन है। तो लिक्विड के डेंसिटी पे, और डिपेंड करता है उस प्लैनेट पे, कि वो प्लैनेट का स्मॉल जी क्या है, ठीक है। प्लैनेट का स्मॉल जी क्या है। ओके, क्या लैग क्या कर रहा है, वीडियो की ऑडियो, बोलो अंश, ऑडियो लैग कर, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, ये बात तो क्लियर हो गई सबको। तो अब जो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं उसमें आपको समझना है, ठीक है। और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, इस पैराडॉक्स को समझना है हमें, ये पैराडॉक्स एक्चुअली क्या है। तो देखिए, शेप देखिए आप, या फिर थियोरेटिकली स्ट्रांग बन जाइए पहले। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है सर, डिपेंड करता है सर वो हाइट पे, वो डिपेंड करता है डेप्थ पे, कि वो पानी से कितना नीचे है,
वो लिक्विड से कितना नीचे है। सर लिक्विड से सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 10 मीटर नीचे है सर। ओके, ये आपका लिक्विड सरफेस है, तो कितना नीचे है लिक्विड सरफेस से सर 10 मीटर नीचे। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे समझ गया सबको। तो यहाँ पे लिक्विड सरफेस से 10 मीटर नीचे, यहाँ पे भी सर लिक्विड सरफेस से कितना नीचे है 10 मीटर। इसका मतलब क्या, क्या प्रेशर सेम होगा। देखिए समझने वाली बात है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा समझना ध्यान से। तो डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस यानी कि एच की बात कर रहा हूं, तो ये लिक्विड से नीचे तक जाएंगे तो आपको ये बोलेगा डेप्थ, और नीचे से ऊपर की बात करेंगे तो हाइट बोलता है। ठीक है, तो एच दोनों को डिनोट करते हैं। नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है, यानी वो मर्क्यूरी है क्या, क्या वो केरोसिन है, क्या वो वाटर है, क्या वो ऑयल है, यानी वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है स्मॉल जी कि वो किस प्लैनेट पे है। ठीक है, अगर वो मून पे है तो प्रेशर कम होगा, अगर वो अर्थ पे है तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर वो अदर प्लैनेट्स पे है तो प्रेशर ऑब्वियस बात है वेरी करेगा। while it is independent of the amount of liquid, कितना पानी भरा है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड करता है, समझ गया सबको। और शेप ऑफ द कंटेनर और क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि वो नहीं डिपेंड करता। किस पे डिपेंड नहीं करता है, लिक्विड कितना है, अमाउंट ऑफ लिक्विड, या तो शेप ऑफ दैट वेसल, शेप ऑफ दैट कंटेनर। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान में रखिएगा। So if a given liquid is filled in a vessel of a different shape to same height, सबसे बड़ी बात हाइट क्या है बच्चों, सेम है। अगर हाइट सेम है सर तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बोलो जल्दी। तो सर अगर हाइट सेम है तो प्रेशर सेम होगा, चाहे वो लिक्विड कैसे भी कंटेनर में रखा हो, कैसा भी वेसल हो, लेकिन अगर हाइट सेम है तो सर प्रेशर क्या होगा, सेम। तो यही क्या बनता है आपका हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्लियर है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, तो इसे हम कहते हैं पैराडॉक्स। वो भी कौन सा, हाइड्रोस्टैटिक। So the volume or weight of the liquid in different vessel will be different. तो आप मुझे बताइए, अगर प्रेशर सबका सेम है, प्रेशर तो मैं बता देता हूं, चलो ठीक है प्रेशर मैंने बताइए, मुझे बताइए सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा, या फिर सबसे ज्यादा वेट किसका होगा। मैं अभी वेट पूछ रहा हूं, ये तो चलो प्रेशर है सर, हाइट पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, जितना ज्यादा पानी उसमें आएगा उतना ज्यादा वेट होगा सर। तो वेट किसका ज्यादा है ये बताइए, सबसे ज्यादा वेट किसका है। तो आप कहेंगे कि ये तो समझ गया सर, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि जो वेट और वॉल्यूम है वो अलग अलग वेसल्स का अलग अलग होगा। तो सबसे ज्यादा वेट होगा सी का, उसके बाद बी का, और उसके बाद ए का। क्या सबको क्लियर है यहाँ पे, इज देयर एनी डाउट। क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई करो फटाफट ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये सारा थ्योरी चल रहा है अभी, ठीक है, सारा का सारा अभी थ्योरी टॉपिक चल रहा है। ओके, चलिए देखिए डिफरेंट शेप हमने रखे हैं, डिफरेंट शेप। तो कंसेप्ट समझ गया तो आंसर भी आपको पता है। इन अ लिक्विड एट सेम लेवल मतलब सेम हाइट, द प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट, इफ नॉट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ऑफ द लिक्विड कैन नॉट बी एट रेस्ट। ठीक है, ठीक है, ये लिक्विड क्या है बच्चों, ये लिक्विड क्या है, समझ रहा है सबको। लिक्विड एक जगह पे हमने भर के रखा। This is why the height of liquid is same in vessel of different shape containing different amount of the same liquid at rest। अभी जो पूरा टॉपिक चल रहा है हाइड्रोस्टैटिक चल रहा है ना, तो सारा का सारा रेस्ट रहेगा। ठीक है, तो when they are communication with each other, ने बोलने का मतलब अगर हाइट सेम रहेगी तो प्रेशर सेम रहेगा, अगर हाइट सेम रहेगी तो प्रेशर सेम रहेगा। क्या सबको ये बात समझ में आ गई, सब क्लियर है। तो ये जो भी हमने आज पढ़ा ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। यानी कई बार क्वेश्चन तो आता है मन में कि सर ऐसा कैसे,
लेकिन आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसके बारे में आप सोचिए, क्या कहता है फॉर्मूला कि जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड रहना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पे ही डिपेंड रहना चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने काफी सारा बेसिक पढ़ा है, बट इस चैप्टर का हमने जनरल बेसिक अभी तक नहीं पढ़ा है। वो जनरल बेसिक को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमें जनरल बेसिक पढ़ना है। जनरल बेसिक मतलब इस चैप्टर में फ्लूइड क्या होता है ये भी तो आ सकता है, 1 1 मार्क के लिए आपके एग्जाम। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, अपडेटेड सिलेबस है तो आप आईएमपी के भरोसे मत रहिए। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उन सारे टॉपिक की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? तो सर ये डायग्राम से ऐसा लग रहा है कि फ्लूइड का मतलब जो फ्लो हो सकता है, विच कैन फ्लो। क्लियर है? एनी सब्सटेंस which can flow is a fluid. For example, liquid, for example, gases. ये क्या फ्लो होते हैं? हाँ सर, फ्लो होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। जो फ्लो हो सकता है उसे फ्लूइड कहेंगे। क्लियर? तो डेफिनेशन हम बात करेंगे तो फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। So therefore liquid and gases collectively are called a fluid. A fluid either has no rigidity or its rigidity is very low. और एक चीज, फ्लूइड का मतलब रिजिडिटी मतलब कोई शेप नहीं होता। सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, तो इसके पास कोई रिजिडिटी यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो उसमें शेप खुद का हो, ऐसा नहीं हो। इसको आप जिसमें डाल दोगे उसका वो शेप ले लेता है। यानी अगर मैं बात करूं कि बॉटल में पानी है, उस बॉटल की पानी को आप अगर किसी ग्लास में रख दोगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा। तो इसका मतलब इट डज नॉट हैव एनी रिजिडिटी। ओके, तो डिफरेंस देखते हैं, एग्जाम में आपके ये डिफरेंस आ सकता है 2 मार्क के लिए। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। दो टाइप के फ्लूइड हैं। तो एक होता है फ्लूइड जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, रियल लाइफ में यही फ्लूइड पढ़ा जाता है। और एक फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड। हम बस एक अजम्पशन मानते हैं कि आइडियल फ्लूइड नाम की कोई चीज होगी। तो आइडियल फ्लूइड एक अजम्पशन है, तो अजम्पशन को भी हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हमें पता है, जो रियल लाइफ फ्लूइड से हम डील करते हैं वो देखते हैं। तो फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज है, हमने अभी अभी देखा कि दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन शेप एंड साइज। ये जो डिफॉर्मेशन वर्ड है ये रिलेट करता है शेप एंड साइज से। ठीक है, तो किसी भी चीज को डिफॉर्म कर देना मतलब उसका शेप बदल देना, उसका साइज बदल देना। ठीक है, तो दे डू नॉट अपोज द डिफॉर्मेशन, दे गेट द परमानेंटली डिफॉर्म, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। सिंपल सी बात है सर, फ्लूइड है तो फ्लो होगा ही होगा। दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस बर्तन में डालोगे वो शेप वो ले लेगा। ठीक है, तो किसी भी फ्लूइड का ये बेसिक प्रॉपर्टी होनी। अ फ्लूइड एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टीज बिकॉज इट कैन नॉट अपोज अ shear स्ट्रेस। अब shear स्ट्रेस क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो shear stress when in a static equilibrium। तो shear stress को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि होता क्या है। ठीक है, अच्छा, देखते हैं कि आइडियल फ्लूइड क्या है। तो आइडियल फ्लूइड बच्चों बोल रहा है कि इट इज इनकम्प्रेसिबल, इट इज इनकम्प्रेसिबल। और इसकी डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। क्या मैं एयर को कंप्रेस नहीं कर सकता हूँ? क्या एयर मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, बट ये क्या बोल रहा है? अगर वो आइडियल फ्लूइड है तो कभी भी कंप्रेस नहीं होगा। तो आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ये अजम्पशन, ऐसा माना गया। ओके, इट्स फ्लो इज irrotational, its flow is smooth, there are no turbulence। टर्बुलेंस मतलब ऐसी नदी का पानी कैसा होता है? नदी का पानी जो फ्लो होता है कैसा होता है? टर्बुलेंस होते हैं उसमें, उतार चढ़ाव होता है ना। एक जैसा फ्लो होता है क्या? नहीं। तो नदी का पानी जो होता है उसमें टर्बुलेंस आते रहते हैं। ठीक है, तो फ्लो स्मूथ नहीं है तो टर्बुलेंस है, तो ऐसा बोला जाता है। तो आइडियल फ्लूइड है ना, तो फ्लो कैसा रहेगा? स्मूथ रहेगा। और देयर इज नो टर्बुलेंस इन द फ्लो, यानी बीच में कोई रुकावट, कोई अड़थड़ा वगैरह ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो
टर्बुलेंस का मतलब होता है कि पानी का फ्लो स्मूथ ना होना, ठीक है। इट इज नॉन विस्कस। अब नॉन विस्कस बोला है तो विस्कोसिटी आपको पता होना चाहिए। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइडिटी। तो आप कहेंगे सर वाटर और हनी की बात कर, शहद, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, अगर मैं दीवार में पानी फेंकता हूं तो पानी जल्दी से नीचे आएगा कि हनी जल्दी नीचे आएगी? किसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है? किसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर फ्लूइडिटी ज्यादा तो सर वाटर की है। इसका मतलब विस्कोसिटी वाटर की कम होती है। क्या समझ में आ गया? विस्कोसिटी फ्लूइडिटी आता है ना तो विस्कोसिटी आपको आ जाएगी। क्लियर है? समझ गया? ओके, चलिए। तो बोलने का मतलब यही था कि इट इज नॉन विस्कस। इट इज नॉन विस्कस यानी ये क्या है? कंप्लीटली फ्लूइडिटी। यही चीज आपको यहाँ पे समझ, नॉन विस्कस का मैंने मीनिंग आपको बता दिया। और विस्कोसिटी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। विस्कोसिटी को मैं ऐसा बोलता हूँ कि फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन इन फ्लूइड, फ्रिक्शन इन फ्लूइड, ठीक है। जो फ्लूइड में फ्रिक्शन होता है वो, उसको आप अभी याद रखेंगे, फ्लूइड में जो फ्रिक्शन होता है वो, ओके। डिटेल में आएगा आगे जाके जब हम मोशन हाइड्रोडायनामिक पढ़ेंगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ ये टर्म आप ध्यान में रखो कि विस्कोसिटी हमने देखा है, सुना है, आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाला, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड, ठीक है। जो फ्लूइड आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो, ओके। तो इट इज नॉन विस्कस। क्लियर? इट इज नॉन विस्कस मतलब वो विस्कस नहीं है। तो आप देख सकते हो, वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, अब अच्छा रहेगा। देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन। देखिए, समझ गया ना? कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो विस्कोसिटी है तो सर फ्रिक्शन है, और नॉन विस्कस है मतलब फ्लूइडिटी है तो नो फ्रिक्शन। तो ये बोल रहा है कि वो कोई फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता। तो ऐसा कोई फ्लूइड मुझे बता दो जहां पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं प्रोवाइड करता। अरे हर कोई फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन करता ही करता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है? ये आइडियल फ्लूइड है, इसमें जितनी भी बातें हैं सारी की सारी अच्छी बातें हैं, कोई भी नेगेटिविटी इसके अंदर नहीं है, यानी हर मामलों में ये क्या है? परफेक्ट। क्लियर? हर मामलों में ये क्या है? परफेक्ट। ओके। द फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी, इट्स फ्लो इज स्टेडी, इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम। अगर हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका फ्लो कैसा रहेगा? स्मूथ रहेगा। तो ये सारी चीजें बताने की कोशिश की है आपको कि आइडियल फ्लूइड ऐसा होता है। तो ये थ्योरेटिकल टर्म में आप इसको ध्यान में रखेंगे, और जहां जहां एनिमेशन रहेगा वहां मैं आपको एनिमेशन भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि टर्बुलेंस क्या होता है, स्मूथ फ्लो क्या होता है। अभी के डेट में अब इसको थ्योरेटिकली ध्यान, ओके। थ्योरी खत्म। अब आते हैं शियर स्ट्रेस क्या होता है, फिर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए कि स्ट्रेस क्या होता है। दुनिया भर के सारे स्ट्रेस हमेशा के लिए क्या होते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। हमेशा जितने भी स्ट्रेस होते हैं ना, सबका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का यूनिट सर न्यूटन है, एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर है। तो आप ध्यान में रखिए, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेस के साथ एक और वर्ड हम ध्यान में रखेंगे जिसका नाम है स्ट्रेन। इसका नाम क्या है? स्ट्रेन। और स्ट्रेन दुनिया भरे के सभी स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज अपॉन ओरिजिनल, याद रहेगा सबको। इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आप कहते हो रेशो, परसेंटेज रेशो, ठीक है। इसी को आप इफिशियंसी कहते हो, इसी को आप रिजल्ट कहते हो, इसी को आप गेन कहते हो। तो स्ट्रेन याद रखो, आपको याद हो जाएगा, सारी चीजें आने वाली है, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आपको मैंने ये बताया था। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये ले लो। या फिर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो दुनिया भर के सारे स्ट्रेन यही हो। अच्छा, इसका यूनिट है, इसका क्या यूनिट होगा? स्ट्रेन का कोई यूनिट हो सकता है क्या? मीटर बाय मीटर है, और इधर क्या है? मीटर क्यूब बाय मीटर क्यूब है। तो ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है। सेम क्वांटिटी का रेशियो होने के कारण स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है।
तो आप याद रखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है सर? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल। ये जो टॉपिक है ना, ये रिड्यूस हो चुका है, ओल्ड सिलेबस में था, बट इस बार आपको ये 11 स्टैंडर्ड में दिया है, 12th में नहीं दिया है। तो 12th के ओल्ड सिलेबस में था, रिड्यूस हो चुका है। तो स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा, तो अभी ध्यान देना, आपको मैं सारी चीजें बताऊँ। ठीक है, तो स्पॉन्ज का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज आपने देखा है ना, ठीक है, फोम वगैरह बोल सकते हो, तो स्पॉन्ज बोलता हूँ। तो ब्लैक स्क्रीन पे ही देखो तो ज्यादा चलेगा, आपको इमेजिन जल्दी होता है। तो बच्चों ये देखो, मेरे पास स्पॉन्ज है, एक अच्छा वाला स्पॉन्ज का टुकड़ा लिया मैंने, ठीक है, स्पॉन्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको फोम बोलो या तो जो बोलना है बोलो। स्पॉन्ज, ये मेरा क्यूबिक स्पॉन्ज है, मतलब इसकी सारी लेंथ क्या है? सेम है, इधर से भी एल है और इधर से भी एल, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया, क्यूब ले लिया। अब आपको पता है मैं क्यूब बनाने वाला नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ कि क्यूब है। क्यूब की साइड क्या होती है? सबकी इक्वल होती है। डन। बाद में मैं क्यूब बना दूंगा, चलो क्यूब बना ही देता हूँ। ये लो, इमेजिन करना था ना आपको, कर लो क्यूब, इमेजिन कर। आता ना सबको क्यूब बनाना? ये बन गया आपका, ये इसका फेस, ये लेफ्ट साइड का फेस और ये आपका राइट साइड का फेस। ठीक है, क्यूब बन गया अच्छे से। डन। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूब का हमें काम है, इसलिए मैंने क्यूब यहाँ पे बना दिया है। तो ये आपका क्यूब हो गया रेडी, ये आपका क्यूब हो गया रेडी। एक और क्यूब देख लीजिए, क्योंकि हमें इसका यूज करना है आगे के टॉपिक में। तो दो क्यूब हम बना लेते हैं, एक कंप्रेस करेंगे और एक को एक्सपांड करेंगे। तो उसको एक्सपांशन को टेंसाइल बोलते हैं। चलो ठीक है, तो कंप्रेशन कहाँ होगा वो बाद में देखते हैं, पहले हम इसको स्पॉन्ज को समझ। तो स्पॉन्ज को मैंने क्या किया बच्चों? ऐसा फोर्स लगाया। कहाँ फोर्स लगाया देख सकते हो आप, मैंने स्पॉन्ज को क्या किया? ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है। स्पॉन्ज को मैंने क्या किया? ऐसा प्रेस किया, तो मैंने ऐसे इसको फोर्स लगा दिया, देख सकते हो, नॉर्मल टू द सरफेस। तो मेरा फोर्स क्या है? राइट साइड डायरेक्शन में है। फोर्स क्या है? राइट साइड डायरेक्शन में है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो आपने एल ले लिया ना, ठीक है, ये एल ले लो, एच ले लो, जो लेना ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्पॉन्ज को ऐसे फोर्स लगाया, तो ये ऐसा हुआ, हुआ कि नहीं? अरे ऐसा डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे सर ये पहली इसकी पोजीशन तो ऐसी थी, जब हमने इसको फोर्स लगाया तो कितने एंगल से बेंड हो गया? थीटा एंगल। कितने एंगल से बेंड हो गया? थीटा एंगल से। ये इसकी लेंथ है। तो ये कितना डिस्प्लेस कर गया? ये इतना डिस्प्लेस कर गया, ये इतना डिस्प्लेस कर गया। इसे आप कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, याद रखिए, नाम बता रहा हूं मैं, काम की चीजें। या फिर इसे आप और एक चीज कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, और इसको आप कह सकते हैं चेंज इन लेंथ कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं चेंज इन लेंथ बोल देता हूँ, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये इतना शिफ्ट हो गया सर, ये क्या हो गया? इतना शिफ्ट हो गया। तो बच्चों इतना शिफ्ट समझ गया सबको? यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले इसका शेप ऐसा, अरे सॉरी गलती से स्क्रीन चली गई, ठीक है, मैं ब्लैंक स्क्रीन, अच्छा यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। इमेजिन कर लिया ना सबने? इमेजिन हो गया ना? तो मैंने क्या किया? ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है। चलो ये स्क्रीन पे पढ़ते हैं, ब्लैक स्क्रीन तो गलती से चली। चलो फोर्स लगाया, तो ये इतना डिस्प्लेस हुआ, ये दिख गया सबको एल, और ये क्या है? स्मॉल एल। डेल्टा एल का ही मतलब मैंने बताया आपको एक्स, और इसका नाम होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, डन। नाम याद रहेगा सबको, एक्स या फिर डेल्टा एल का नाम लैटरल डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला बना के देता ना मैं आपको, फिर आप बोलेंगे हाँ सर अभी याद रहेगा हमको, अब नहीं भूल सकते। ठीक है, फोर्स भी है, एरिया भी है, और क्या चाहिए? सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल। तो आप कहेंगे, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल है। तो स्पॉन्ज का एग्जांपल चल रहा है, ठीक है, आप इमेजिन करके रखो इसको। स्पॉन्ज, जिन जिन चीजों को आप इस तरीके से प्रेस करोगे और उसका शेप बदलेगा, तो सारे ऑब्जेक्ट पे आप क्या बोल सकते हो? शियर स्ट्रेस लग सकता है। कहाँ लग सकता है ऐसे शियर स्ट्रेस? स्पॉन्ज का एग्जांपल लो, ऐसे कई सारे आपको पता ही है।
जहां जहां पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये हो गया आपका 9। चलिए बताइए मुझे tan थीटा क्या होगा सर? tan थीटा सर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या ये बच्चों आपका ये चेंज नहीं है? क्या ये चेंज नहीं है? क्या ये ओरिजिनल नहीं है? क्या मैं इसको स्ट्रेन नहीं बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको शियर स्ट्रेन नहीं बोल सकता हूँ? समझ गया शियर स्ट्रेन। अब बोलेंगे शियर स्ट्रेन है तो शियर फोर्स क्या है? देखो शियर स्ट्रेस बताता हूँ जिसमें आपका फोर्स आएगा। तो फोर्स क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। और आपको पता है सर ये तो एल स्क्वायर होगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। समझा? सारी चीजें क्लियर हो गई। मैंने आपको शियर स्ट्रेस बताया, मैंने आपको शियर स्ट्रेन भी बताया। तो पहला और ये दूसरा और थर्ड नंबर का एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और जो अभी थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं मैं ये आपको 11th में मिलेगा, यहाँ पे कोई काम नहीं। ठीक है? तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का सिंबल होता है ईटा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ठीक है? तो ये फॉर्मूले को जब आप फाइनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? तो आप बोलोगे सर ये एफ बाय ए और स्ट्रेन में क्या रहेगा? डेल्टा एल और स्मॉल एल चला जाएगा। डन। चलो क्लियर है तो क्लियर रिप्लाई करो फटाफट। ठीक है? क्लियर है तो फटाफट क्लियर रिप्लाई करो। ओके। डन। ठीक है? तो ये आपका बेसिक टॉपिक था। ठीक है? इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है? इस टॉपिक के ना न्यूमेरिकल नहीं है। फॉर्मूला जरूर मैंने आपको डिराइव करके दे दिया है बट इसके न्यूमेरिकल आपको नहीं है। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या रहेगा? आपका सरफेस टेंशन का टॉपिक रहेगा। बट सरफेस टेंशन एक खुद में क्या है? एक नया टॉपिक। सरफेस टेंशन खुद में एक नया टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आपकी टेक्स्ट बुक। ठीक है? तो अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए सभी लोग। निकाल लिया सबने टेक्स्ट बुक? कुछ क्वेश्चंस करना है हमें, कुछ न्यूमेरिकल्स करना है हमें। तो सबसे पहला काम अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए सभी। सबके पास है टेक्स्ट बुक? लॉग टेबल भी निकाल लो, जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, कोई गारंटी नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अप्रोक्सीमेट लेके सॉल्व कर रहे हो कि लॉग टेबल का यूज करके सॉल्व। डिपेंड आपके ऊपर ही करता है सारी चीज। ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल। निकाल लिया सबने टेक्स्ट बुक? देखिए टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल है क्या पहले वो देखो। तो आपके टेक्स्ट बुक में ना सॉल्व्ड क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड के नाम पे सिर्फ एक ही है। तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले क्या करते? अनसॉल्व कर लेते। सॉल्व तो कोई भी कर सकता है। तो सॉल्व वाला आपका क्या बनेगा? होमवर्क। और अनसॉल्व वाला क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ अभी के अभी, वो भी ब्लैक। ठीक है? तो जल्दी से पेज नंबर निकाल लो। 55। पेज नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 10 निकाला सबने? पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 10। डन। देखिए ब्लैक स्क्रीन पर। तो ये है आपका अनसॉल्व क्वेश्चन। सॉल्व वाले आप क्वेश्चन घर पे ट्राई करना होमवर्क, और नहीं आए तो फिर नेक्स्ट डे हम उसको डिस्कस करें। क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्या क्या बोल रहा है? गिवन डेटा कोई बता सकता है मुझे हैंड रेस करके? कोई भी एक जन गिवन डेटा बताइए मुझे हैंड रेस करके, क्योंकि यूनिट तो पहचानना आता है आप लोगों को, तो इतना तो बनता है। बोलो गिवन डेटा, कोई भी एक जन हैंड रेस कीजिए और बताइए क्या है। गिवन डेटा बताओ।
इतने सारे लोगों में से कोई भी एक जन हैंड रेज नहीं कर रहा है, तो गिवन डेटा इतना हार्ड है। सबसे पहला तो मुझे 200 मीटर दिख रहा है, मीटर में क्या है, आगे पीछे देखो क्या बोला, बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन, ठीक है, तो ये क्या होगा, डेप्थ ही होगा ना, इसी डेप्थ को आप हाइट लेते हो, ये तो इजी था। ठीक है, और क्या दिया है, और आपके टेक्स्ट बुक में आप रेफर करो तो क्या बोला है, फाइंड द प्रेशर, ठीक है, प्रेशर फाइंड कर लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है यूनिट, या तो उसका यूनिट आप पास्कल भी ले सकते हो। ओके, एच हो गया। और क्या बोला है, इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इन 1 एटमोस्फियर, कोई बता सकता है मुझे ये क्या दिया, जल्दी से बताओ क्या दिया है आपको। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड यानी लिक्विड के ऊपर के सरफेस में जो है, तो सर ये एटमॉस्फेरिक होता है, ये क्या होता है बच्चों, एटमॉस्फेरिक होता है। और कितना है, 1 एटीएम दिया है, बट मैंने आपको बोला एटीएम यूज नहीं कर सकते हो। 1.015 टेंस टू पावर 5 होता 3 है, मैं लिखता 5 हूँ, आपको पता चल गया होगा क्यों लिखता हूँ, पावर याद रखना चाहिए ना, इसलिए रखा। अच्छा, और कुछ है क्या, और कुछ है क्या टेक्स्ट बुक में, तो आपके टेक्स्ट बुक में डेंसिटी ऑफ सी वाटर दे के रखा है, तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर को आप लिख सकते हो, SW लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वाटर तो मैंने आपको याद करवाया था ना, तो सी वाटर लिखते हैं, वो 1000 होता है अपना वाटर, ये 1060 होता है, इसको याद नहीं भी किया तो चल जाएगा, मैं इसको याद करने को कभी नहीं बोलूँ। सी वाटर क्या होगा, 1000 से थोड़ा ज्यादा होता है, तो सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए अगर कोई ऊपर से नीचे जंप करता है तो नदी के पानी में आप डूब जाओगे, लेकिन सी वाटर में आप नहीं डूबोगे, आप ऊपर आ जाओ, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए बताइए फॉर्मूला कौन सा यूज करें, तो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाया ना मैंने, वही फॉर्मूला, आज स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला पढ़ा चुका। स्मॉल जी तो दिया नहीं है, आप 9.8 ले लो या तो 10 ले लो, जो आपका मन करे, बट सी लेवल पे है ना तो 9.8 ही लेना, सी लेवल पे 9.8 लेना चाहिए। अगर ये नॉर्थ पोल पे बोलता तो मैं 10 ले लेता। ठीक है, सी लेवल पे तो पता ना स्मॉल जी कम होता है। अच्छा, सॉल्व कर रहे हो या फिर मैं करके बताऊं, चलिए आप बताइए, 2 मिनट, आप ट्राई कीजिए, देखिए क्या आपको मल्टीप्लाई और एडिशन आता है, आता ही होगा, पर एक बार प्रूफ करना है फिर से, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कौन रिप्लाई करता है। और एक चीज बता दो, टेक्स्ट बुक के आंसर 100% करेक्ट नहीं है इस साल, इस साल टेक्स्ट बुक में ना काफी सारे मिस्टेक है, तो कोई ऐसा सोच रहा होगा कि सर को उल्लू बनाते हैं, टेक्स्ट बुक का आंसर सीधा लिख के बता देते हैं, तो ये गलत बात है। आप टेक्स्ट बुक का आंसर अगर बता भी दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने टेक्स्ट बुक का उठा के बता दिया, आपका खुद का आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, 2 मिनट के अंदर आंसर बताइए। आया आंसर, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं जा रही, बोलिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड श्रेया, अदिति, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, और भी लोगों का आना चाहिए, इतने सारे लोग प्रेजेंट है, 100 के ऊपर लोग प्रेजेंट है, बट आंसर देखो इतने कम लोग बता रहे। यश, ओके, करेक्ट,
चलिए अब मेरी बारी, मैं बताता हूँ ना, मेरा भी आंसर आना चाहिए कि नहीं। चलिए प्रेशर निकालना है। देखो एटमॉस्फेरिक याद है कितना, 1.015 into 10 to power 5, h be the height 200, density of sea water 1060। ठीक है, और क्या बच गया, स्मॉल जी। 10 लेने वालों के आंसर अलग आएंगे, 9.8 लेने वालों के अलग आएंगे। तो मैं क्या लूं, मैं तो 10 ले लेता हूँ अभी फिलहाल, मैं इसको 10 ले रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं 10 लेके सॉल्व कर, 9.8 भी चलता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा, क्या हो गया अभी, क्या रह गया, हाँ ये मल्टीप्लाई करना रहेगा, इसको कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 जीरो दिखे, तो मैं 10 टू पावर यहाँ पे 4 कर देता हूँ पहले ही। 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए, 6 2 12 एंड 2 1 2 1 2। ओके, बट अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, 10 टू पावर 5 चाहिए, तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। 10 टू पावर क्या 5 चाहिए, तो मैंने +1 और -1 का एडजस्टमेंट कर दिया। 212 इंटू 10 टू पावर क्या आ गया 5। सबको एडजस्टमेंट समझता है ना ये सब चीजों का। ठीक है, अपने को 10 टू पावर 5 इसके लिए चाहिए, यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है तो यहाँ पे भी पावर आपको सेम करना पड़ेगा। तो 10 टू पावर 5 आपको दोनों जगह पे होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा समझ गया होगा आपको, इसके वजह से हुआ है, तभी जाके ऐड हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, पावर को सेम रखना पड़ता है। तो 10 का पावर 5 इधर भी है, 10 का पावर 5 इधर भी है, तो अब प्रॉपरली कॉमन निकल सकता है या फिर डायरेक्ट भी याद किया तो चलता है। तो 1.015 और ये क्या है 21.2, सॉल्व कर लेंगे तो 215 यहाँ पे आ गया, यह आ गया 22। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि हमने स्मॉल जी की वैल्यू को चेंज किया है, इसलिए अपना आंसर इतना आएगा। तो कितना आ गया, 22.215 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या आ सकता है, 5। ठीक है, हाँ मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि जो भी मैंने 1 एटीएम की वैल्यू ली है वो 1.013 होता है। मैं क्या लेता हूँ आपको ऑलरेडी बता दिया है, 10 का पावर 5 को याद रखने के लिए लेता हूँ मैं ऐसा। अगर आप बोलते हैं तो मैं फिर से फ्री कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। पावर याद जब तक ना हो तब तक मैं 5 लेके चलता हूँ, आपको याद हो गया ऐसे, तो फिर कुछ नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, आंसर तो आपको पता ही है क्या आने वाला। तो 5 की जगह पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। आ गया सबका, आ गया ना आंसर ये। तो कैसा क्वेश्चन रहता है, अरे बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, थ्योरी ज्यादा है बट क्वेश्चन ऐसे ही लेवल के रहते हैं। ठीक है, तो बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी। ठीक है, तो आज से ऐसे क्वेश्चन को आप क्या बोलोगे, बहुत इजी, और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको आए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।